Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about uniform circular motion. आज हम लोग न्यूटन्स के 3 लॉज डिस्कस करने वाले हैं। वो लॉस डिपेंडेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कितने स्पीड से मूव करता है, कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये सब को देख करके न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए थे, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर हम लोग बात करें कि एग्जांपल्स की, दैट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों रहता है, मूव क्यों नहीं करता है, अपने आप क्यों नहीं मूव करता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तभी क्यों मूव करता है। ओके, अगर किसी भी ट्रीज के ब्रांचेस जब शेक होते हैं, ओके, तभी क्यों उसके लीव्स और फ्रूट्स फॉल होते हैं, और जब वो एयर नहीं फ्लो करता रहता तब क्यों नहीं फॉल होते हैं। जितना फोर्स इस चौक को उठाने के लिए लग रहा है उतना फोर्स इस बुक को उठाने के लिए क्यों नहीं लग रहा है। ओके, दोनों में अलग अलग फोर्स क्यों लग रहे हैं। अभी जब मैं इस डस्टर को ऐसा, इस कपड़े को ऐसा पकड़ा हूं तब इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। अगर मैं इसको शेक करता हूं, ओके, तो इसमें से डस्ट पार्टिकल्स क्यों निकल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को देख करके न्यूटन्स ने अपने लॉज बनाए, जिनको हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने 3 लॉज बताए थे इन्हीं सब चीज को देख करके। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज बनाए थे। ओके, अगर हम लोग बात करें स्टैटिक ऑब्जेक्ट की, मींस क्या, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव क्यों नहीं करता है। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, मोशन में है, अगर उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो तो मोशन में क्यों रहता है, स्टॉप क्यों नहीं होता है, उसकी स्पीड स्लो क्यों नहीं होती है। इसी को देख करके न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किया था। न्यूटन्स ने क्या बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है सेल्फ से, ओके, या मूव कर रहा है तो सेल्फ से उसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। किसके वजह से हो रहा है, इनर्शिया के वजह से। न्यूटन ने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट, ओके, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, मास का मीनिंग क्या है, जिसका कुछ भी थोड़ा भी वजन होना चाहिए। जैसा चौक की बात करें तो इसका भी कुछ ना तो कुछ मास होगा, ओके, कुछ ना तो कुछ इसका वेट होगा। न्यूटन ने क्या बोला कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, उसके अंदर इनर्शिया होता है। इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है, एबिलिटी of an object to resist change in its state of motion। इनर्शिया के बारे में न्यूटन सर ने बताया कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे मूव करना नहीं चाहेगा। ओके, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। जो न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ इनर्शिया। ओके, ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, एक्सप्लेनेशन है। किसका एक्सप्लेनेशन है, इनर्शिया का। इनर्शिया का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि इट इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक वो ऐसा चाहेगा कि कब तक वो रहेगा ऐसा, जब तक हम लोग उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई करें। ओके, इसीलिए अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, अगर लाइट, जितना फोर्स हम लोग को लाइट ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए लगता है उससे ज्यादा फोर्स हम लोग को लगता है हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए। क्यों, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट मास, जो लाइट ऑब्जेक्ट का मास है वो कम है कंपैरिजन टू दी हैवी ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग साइकिल को तो पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर कार को पुश करना होगा तो हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइकिल का वेट कंपैरिजन करेंगे, साइकिल का मास कार के मास से कंपैरिजन करेंगे तो काफी कम है। ये किसके वजह से होता है, inertia की वजह से। We have discussed the types of inertia. There are 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इनर्शिया। ओके, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को देखते हैं। An object continues to remain
at rest or in motion along a straight line until or unless an external unbalanced force acts on it. So न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन, ओके, इन मोशन along a straight line until or unless an external unbalanced force acts on it. इसका मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा, ओके, किसमें रहेगा, रेस्ट में या तो मोशन में रहेगा along a straight line. कब तक वो रहेगा, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मींस बाहर का अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. स्टेटमेंट्स है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के. एग्जाम में हम लोग ये स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं और उसके ऊपर के एग्जांपल्स लिखने पड़ते हैं. ओके, सो यहाँ पे टर्म आ रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स. वी हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. बैलेंस्ड फोर्स का जो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स है हम लोग को याद रखना है, हमेशा पेयर में एक्ट होते हैं. सो हम लोग ने इसके लिए एग्जांपल देखा था. हम लोग ने टेबल पे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था, दोनों साइड से स्ट्रिंग को बांधा था, ओके, और वेइंग पेन रखा था. वेइंग पेन में हम लोग ने वेट रखा था. सो जिस वेइंग पेन का वेट ज्यादा हो रहा था वो कार्डबोर्ड बॉक्स जो था उसी के साइड मूव कर रहा था. सो एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं. सो अगेन एक बार इसको रिकैप करते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग क्या, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई होते हैं, दोनों भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स हम लोग ने देखा था. बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर करो. सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे. हमेशा याद रखना जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे. पहला फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में. सो बैलेंस कब होगा, जब दोनों भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे. दैट इज कंसीडर करते हैं. अगर एक एग्जांपल यहाँ पे तो 50 न्यूटन का ए वाला भी फोर्स है, 50 न्यूटन का ए वाला भी फोर्स, तो फिर दोनों भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन है. मींस क्या, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर मैं दूसरे फोर्स को 50 न्यूटन से चेंज करके 55 न्यूटन कर देता हूं, सो अभी अपोजिट डायरेक्शन में तो रहने वाले हैं, लेकिन अभी दोनों भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्या, नहीं. फर्स्ट फोर्स 50 न्यूटन का है, सेकंड फोर्स 55 न्यूटन का, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स. वहां से हम लोगों ने एक चीज कंक्लूड किया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है. ओके, क्यों रेस्ट में रहता है, क्योंकि जो अपोजिट फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, इसमें हम लोगों ने देखा था इस साइड 55 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट उसी साइड मूव करेगा. हम लोग टग ऑफ वॉर में देखते हैं, ठीक है. टग ऑफ वॉर कैसा होता है, ये रोप्स होती है और दोनों साइड दो टीम्स होती है. कंसीडर करो दिस इज अ टीम, ओके, सो ये टीम है. 3 पीपल्स के टीम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, 3 प्लेयर्स के, दोनों भी साइड. ओके, सो 3 प्लेयर्स है दोनों भी साइड में. सो अब इसके अंदर रूल्स क्या होते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है इस रोप का वो किसी के एक साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए. मींस क्या, यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं. सो अगर ए वाली टीम इस लाइन के इस साइड आ जाएगी, मींस क्या, ए वाली टीम हार गई, ए वाली टीम यहाँ पे विन हो गई, ओके, जीत गई. सो इसके अंदर क्या होता है, अगर कंसीडर करो कि अब दोनों भी टीम यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, दोनों भी टीम 100 न्यूटन के फोर्स लगा रही है, तो ये रोप किस साइड शिफ्ट होगा, जो रोप का मिडल पॉइंट है किस साइड शिफ्ट होगा, किसी भी साइड नहीं. क्यों, क्योंकि दोनों भी जन यहाँ पे दोनों भी जो टीम्स है वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करें. सेम मैग्नीट्यूड का मींस क्या, यहाँ पे जो अमाउंट है फोर्स का वो सेम है. अमाउंट फोर्स सेम होने की वजह से
जो रोप है किसी भी साइड मूव नहीं करेगा और दोनों भी फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें। जो ए वाली टीम फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, ओके, जो फर्स्ट वाली टीम सेकंड वाली इस डायरेक्शन में लगा रही है और जो फर्स्ट वाली टीम है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए जो मिड पॉइंट है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। अब अगर बात करें कि जो सेकंड वाली टीम है, अब वो यहाँ पे अपना फोर्स चेंज कर दी, पहले 100 न्यूटन लगा रही थी, अब 105 न्यूटन लगाने लगी, ओके। सो अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन अगेन अपोजिट है, सो ये 100 न्यूटन का लगा रहे हैं, 105 न्यूटन का। सो अब यहाँ पे बताइए कि जो मिडल पॉइंट है रोप का वो किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा कि इस साइड मूव करेगा? ऑब्वियस है जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उस साइड मूव करेगा। सो धीरे धीरे ये वाली जो टीम है ये हार जाएगी, ओके। क्यों? क्योंकि इसने कितना लगाया 100 न्यूटन का, इसने कितना लगाया 105 न्यूटन का। सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। सो फर्स्ट वाले केस में जब दोनों भी 100 न्यूटन का लगा रहे थे तब जो मिड पॉइंट है रोप का वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा था, ओके। सो यही हम लोग को यहां से कंक्लूड करना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर करें, इसके मिड पॉइंट को, सो ये मिड पॉइंट क्या था? पहले रेस्ट में था। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ए वाली टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही थी तो इन्हीं लोग के साइड मूव किया, ओके। सो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। क्या है फर्स्ट लॉ? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक वो मोशन में रहेगा? कि जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है? रेस्ट वाला तो समझ में आ गया। अगर ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। ये कब मूव करेगा? जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। अब मोशन का कैसा कंसेप्ट है देखते हैं। यहाँ पे ये कंसीडर करो रोड, इसके ऊपर ये व्हीकल है, ओके, ये मूव करी है आगे की साइड में इस डायरेक्शन में, ओके। सो अब इसके ना अब इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया। सो अब इसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। जब हम लोग साइकिल जब हम लोग चलाते हैं, ओके, सो 2-3 पेडल मारने के बाद जब हम लोग रोक मतलब ब्रेक नहीं दबाते तभी भी साइकिल थोड़ी दूर जा करके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। किसके वजह से? वहां पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, वहां पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। सो कौन कौन से? जितने फोर्सेस के बारे में हम लोग को पता है, जितने फोर्सेस से हम लोग अवेयर हैं, वो सब देखते हैं यहाँ पे। सो जब साइकिल मूव करेगी, अब हम लोग ने यहाँ पे देखा है फ्रिक्शन फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। सो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है मींस के जो सरफेस का काम करता है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? सबसे पहला फ्रिक्शन फोर्स, ओके। सबसे पहला फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अब यहां पे देखना है, अभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ओके। सो अब यहां पे ऊपर क्या है? एयर पार्टिकल्स, ओके। सो जब एयर पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, सो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। सो दूसरा फोर्स लग गया ड्रैग फोर्स। ये दोनों भी फोर्स उसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे। मींस क्या? उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए रोकेंगे। सो 2 फोर्स हो गए। तीसरा फोर्स क्या है यहाँ पे? थर्ड फोर्स कौन सा है? ओके, अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, अर्थ पे मूव कर रहे हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अर्थ पे ही कर रहे हैं। सो अर्थ के अंदर कौन सा फोर्स लगता है जो अट्रैक्ट करता है सबको? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी लगेगा, ओके। 3 फोर्सेस हो गए। अभी ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मतलब सरफेस से टच में है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टच में होता है तो फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस से टच में होता है तो वहां पे एक और फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। सो ये सब फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, ओके। सो ये सब फोर्सेस क्या इतने ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? नो, इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने ही फोर्सेस से फेमिलियर है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इतने फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, ओके। सो इन्हीं सब फोर्सेस के वजह से इसकी जो स्पीड है धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। एयर के पार्टिकल्स उसको अपोज करेंगे, भाई अब आगे मत जा, अब तेरे को रुकना है, ओके। सो एयर की जो पार्टिकल्स है उसको अपोज करने वाले फ्रिक्शनल फोर्स तो पहले से ही अपोज कर रहा है, ओके। सो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे उसकी स्पीड को स्लो करेगा।
आगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, सो उससे भी थोड़ा बहुत अपोजिशन होगा। ओके, नॉर्मल फोर्स अपोजिशन के लिए यहाँ पे काम नहीं करता है। सो इन्हीं तीन फोर्सेस की वजह से इसकी जो स्पीड है धीरे धीरे डिक्रीज होगी। वही न्यूटन सर ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक मोशन में रहेगा? कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो मोशन का अपना स्टेट चेंज कर देगा, वो भी डिपेंड करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो तीनों भी फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे, मतलब क्या उसको अपोज कर रहे थे। अगर कोई और दूसरा कोई फोर्स लगाए इसके ऊपर और जो इसी डायरेक्शन में हो, मींस क्या अगर कोई पीछे से आकर के इसको पुश करने लगे तब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, और सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका इंजन चालू करके इसको प्रेशर लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं इसके इंजन के थ्रू, तो उससे भी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जो नॉर्मली सब व्हीकल में होते हैं इंजन होते हैं, उसी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। उनको अपोज करने के लिए तीनों फोर्सेस रहते हैं। सो यही न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ है। सो आज हम लोग ने यहाँ पे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। आई होप इसके अंदर और भी कुछ डाउट्स नहीं होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। आप लोग को इसके अंदर पूरे एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। ओके, एंड इन केस यू आर गेटिंग एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।